राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करें। तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि राज्यपाल ने जो सरकार को लिखा है और 6 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो बिंदु कौन कौन से हैं वो देखिए। राज्यपाल की 4 पॉइंट की, माफ कीजिएगा 6 पॉइंट की क्योरी है, लेकिन वो क्या है। पहला पॉइंट है कि विधानसभा सत्र को किस स्थिति से आहूत किया जाए, ये मेंशन नहीं, इसका उल्लेख कैबिनेट नोट में नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है जरा देखिए, अल्प सूचना पर सत्र बुलाने का औचित्य और एजेंडा क्या है, जबकि 21 दिन का नोटिस जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि सरकार को विधायकों की स्वतंत्रता और आवागमन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चौथा पॉइंट है कुछ विधायकों की निर्योग्यता का प्रकरण हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन, उनका भी संज्ञान लेना है। पांचवा पॉइंट है हर काम के लिए संवैधानिक मर्यादा और सुसंगत नियमावलियों के मुताबिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और छठा पॉइंट है राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का औचित्य क्या है। तो ये दरअसल 6 पॉइंट जो राज्यपाल की तरफ से सरकार को लिखे गए और 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी, उसमें तमाम इन बिंदुओं पर मंथन किया गया होगा और इसके बाद सुबह 11 बजे भी विधायक दल की बैठक है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो ये 6 पॉइंट राजभवन की तरफ से केंद्र सरकार से पूछे गए हैं, उनका जवाब क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ सरकार देगी, उसी के आधार पर यह तय होगा कि सदन आहूत होगा या नहीं होगा। अगर सदन आहूत होगा तो 48 घंटे के अंदर होगा या बाकायदा 21 दिन का वक्त लिया जाएगा। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग से, मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, आज पूरे दिन के घटनाक्रम को भी बताइए और जो 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी उसको लेकर भी अपडेट कीजिए। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो हम कैबिनेट बैठक की बात करें। 9:30 बजे का समय निर्धारित था। मंत्री हालांकि पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन अभी कुछ देरी से ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि जो राज्यपाल ने जो 6 क्वेरीज की है उनका जवाब भी देना है, उसको रेक्टिफाई भी करना है और फिर से कैबिनेट का जो प्रस्ताव है वो तैयार करना है। और उसके अलावा भी चूँकि कैबिनेट की बैठक है, ऐसे में कुछ और फैसले भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं, जो प्रदेश की जुड़े जो फैसले हैं, चाहे कोरोना से जुड़े हुए हो या अन्य मामले हो, उनको लेकर फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य एजेंडा इस कैबिनेट बुलाने का वो यही है कि राज्यपाल ने जो क्वेरीज की है विधानसभा सत्र को आहूत करने के लिए, उन क्वेरीज को उनका जवाब है वो भेजना। 6 सवाल जो है राज्यपाल की तरफ से आए हैं, जैसा आपने भी बताया दर्शकों को। अब उनका जवाब जो है वो तैयार किया जा रहा है और उसके बाद एक फिर से प्रस्ताव तैयार होगा। यानी विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए दूसरी बार कैबिनेट की तरफ से आज प्रस्ताव जाएगा। माना जा रहा है कि करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जा सकते हैं, जहां पे वो औपचारिक रूप से फिर से राज्यपाल को ये पत्र सौंपेंगे, जिसमें विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए निवेदन करेंगे। ये तो हुई अभी कैबिनेट बैठक की बात। लेकिन दूसरे अगर पूरे दिन के घटनाक्रम की जैसे आपने कहा, तो देखिए आज जिस तरह से पहले विधायक दल की बैठक हुई थी फेयरमेंट होटल में, उसके बाद मुख्यमंत्री ने फैसला किया था कि तमाम विधायकों के साथ राजभवन जाएंगे। करीब 5 घंटे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक है राजभवन में रहे। हालांकि इस दौरान कई तरह की जो बयानबाजी भी सामने आई, कुछ विधायकों ने जो है वो राजभवन में जाके नारेबाजी भी की थी जो सत्र बुलाने को लेकर। उससे जो राज्यपाल है वो खासे नाराज़ भी हुए थे, जिसके कारण से उन्होंने उसके बाद दोबारा विधायकों से या मुख्यमंत्री से बात नहीं की। लेकिन देर शाम फिर से बातचीत हुई और राज्यपाल ने ये कहा कि जो क्वेरीज है सत्र बुलाने को लेके, उनका जवाब जो है वो लेके आई। उसके बाद जो है फिर से उसका जो उस पर जवाब दिया जाएगा। हालांकि चूँकि जो पहला जो प्रस्ताव था तो राज्यपाल ने उसका परीक्षण कराया है, लीगल टीम से परीक्षण कराया, उसकी वैधानिकता को लेकर परीक्षण कराया। उसके बाद 6 सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे गए, जिनका जवाब अब तैयार हो रहा है मुख्यमंत्री आवास पर। उसके बाद कैबिनेट उन पर मोहर लगाएगी, प्रस्ताव फिर से तैयार होगा और राजभवन प्रस्ताव आज रात को ही भेजा जाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ है कि क्या दूसरी बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल नरेश, इस दौरान ये भी जानना चाहेंगे कि सचिन पायलट खेमे के अंदर जो विधायक है, बाकायदा उन्होंने भी आज मीडिया को संदेश दिया। उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं और उनकी नाराजगी कांग्रेस से नहीं है।
उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है और वो अपने आला कमान तक इस नाराजगी को पहुंचाना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह के बयान हैं वो पहले भी आए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी नाराज़गी है, लेकिन देखिए ये बात भी सही है कि जो उन्होंने बागी रुख अख्तियार किया है, अब चूंकि भले ही वो ये कहें कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रह के बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आला कमान जो है या कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता है जो यहाँ है, उनका भी बयान आया है, लगातार वो भी उनसे अपील कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी के मंच में नहीं आए थे। और बड़ी चीज़ ये है विजेंद्र, इन सब के बीच में ये जो घटनाक्रम पिछले 10-15 दिन से लगातार हो रहा है, उसके बाद पहली बार आज राहुल गांधी का बयान आया है और राजस्थान के जो सियासी घटनाक्रम है उसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए हैं। साथ में उन्होंने तो विधानसभा सत्र आहूत करने की बात भी कही है कि जो सरकार अगर विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है तो राज्यपाल को उसकी अनुमति देनी चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं वो लगातार हो रही है, लेकिन जहां तक बागी विधायकों का सवाल है तो ऐसे में वो रणनीति के तहत ही संभवतः इस तरह के बयान हैं वो जारी कर रहे हैं। हालांकि हम उनके ट्विटर भी देखते हैं और भी कई इनके मैसेज लगातार आते हैं जिनमें कई तल्ख टिप्पणियाँ होती है मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ। तो कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि भले ही वो ये कहे कि कांग्रेस में रह के इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए पार्टी जो है, पार्टी में इस तरह के घटनाक्रम कभी होते नहीं हैं। जब भी बात होती है तो बंद कमरे में या कांग्रेस का जो मंच उस पर होती है, सार्वजनिक रूप से या खेमेबाजी से इस तरह की बातें संभवतः नहीं होती। लेकिन सबका अपना अपना तरीका, अपनी बात रखने का अपना अपना एक रुख हो सकता है। लेकिन ये काम कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो उनके बारे में क्या सोचती है, क्या वो अभी भी ये मानती है कि उनका जो रवैया वो सही है, पार्टी में रह के वो बात कर रही है। कांग्रेस का अपना मामला है, ये कांग्रेस को तय करना है कि उन विधायकों के लिए वो क्या सोचती है। लेकिन सियासी घटनाक्रम को लेकर तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो विधायक है 19 वो बिल्कुल बागी है। वो पार्टी के साथ फिलहाल जो जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है उससे लगता नहीं है कि वो पार्टी के जो साथ है या पार्टी को जो दिशा निर्देश उनकी उन्होंने पालना की है सियासी घटनाक्रम के आधार पर हम कह सकते हैं। हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी के साथ ही अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आला कमान का जिस तरह से रुख है, आला कमान के जिस तरह से बयान आए हैं, कांग्रेस के जो नेता जो दिल्ली से जयपुर में डेरा डाले उनके जो लगातार बयान आए हैं, उन्होंने खुद ने माना है। और आज तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पहली बार खुल के बोला है सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी को लेके कि दोनों एक है। तो इस तरह के अब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। शायद ही आपने कभी ये देखा होगा कि कोई केंद्रीय मंत्री निजी कंपनी के उत्पादों का प्रचार करे, लेकिन बीकानेर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने न केवल ये किया बल्कि भाभी जी पापड़ को कोरोना के लिए भी एक ऐसा उत्पाद बताया कि जो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा। इस पूरे मसले को लेकर सोशल मीडिया पर अर्जुन मेघवाल पर तीखे व्यंग बाण भी चलाए गए, खूब ट्रोल भी अर्जुन मेघवाल हुए। बाद में ट्विटर से ही सफाई आई कि ये लोकल फॉर वोकल की बात थी और भारत आत्मनिर्भर बने इसलिए ये बात कही गई थी। ये हवाला भी दिया गया कि इसकी वजह ये थी कि पापड़ में हल्दी तुलसी मिली हुई है। लेकिन चाहे जो भी हो, ब्यूरोक्रेट रहे और पढ़े लिखे नेता की इस तरह से सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के चलते खूब सारी बातें भी हो रही हैं। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि भाजपा के मंत्री बाबा रामदेव से भी आगे निकल गए हैं और पापड़ के जरिए कोरोना का उपचार कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में अर्जुन मेघवाल कैंप ये सफाई दे रहा है कि उन्होंने केवल इसलिए किया क्योंकि स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जो योजना है उसी के तहत ऐसा किया गया। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने और उसके लिए जरूरी है कि लोकल उत्पादों का प्रचार हो। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एस चारण। प्लाज्मा थेरेपी से उपचार की इजाज़त मिलने के बाद कोटा में कल पहले कोरोना मरीज को प्लाज्मा चढ़ाया गया और इसके बाद से लगातार कोटा में प्लाज्मा डोनेशन कैंप के आयोजन हो रहे हैं। विदेश मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर आज हाड़ौती विकास मोर्चा ने एमबीएस ब्लड बैंक में एक और प्लाज्मा डोनेशन कैंप का आयोजन किया और इस कैंप में आज भी उन डोनर्स ने जो कि
कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं पहुंच करके और अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इस मौके पर डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए कोटा रेंज डीआईजी रविदत्त गौड़ भी ब्लड बैंक पहुंचे। और अब जो इन्होंने बीड़ा उठाया प्लाज्मा डोनेशन वाला, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो चुका है कोटा शहर में, और कल भी पेशेंट्स का इलाज हुआ था, आज भी पेशेंट्स का इलाज होगा। अब तक ये करीब 14-15 पेशेंट्स जो पॉजिटिव हैं उनके लिए इलाज की व्यवस्था कर चुके हैं प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से। निश्चित रूप से वो और उनकी पूरी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं कि प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से उन्हें इलाज करने की जो पहल कोटा में हुई है। कोटा में आज ही एक डिप्टी एसपी और एक एएसआई के अलावा कई पुलिसकर्मियों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच एमबीएस के ब्लड बैंक में आज फर्स्ट एड से खास बातचीत करते हुए डीआईजी रविदत्त गौड़ ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी कोरोना से लड़ करके पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं उनका प्लाज्मा कोरोना मरीजों के काम आ सके, इसलिए एक डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा और पुलिसकर्मियों की तरफ से भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा। रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में स्थित स्टाफ क्वार्टर्स को खाली कराने के मसले को लेकर आज हंगामा हो गया। दरअसल इन क्वार्टर्स में रह रहे नर्सिंग स्टाफ ने इन क्वार्टर्स को खाली करने का विरोध किया, तो वहीं चिकित्सालय प्रबंधन ने साफ किया कि राज्य सरकार द्वारा मिली राशि से इन जर्जर क्वार्टर्स को हटाकर नए 26 क्वार्टर्स बनाए जाने हैं और नर्सिंग कर्मचारी इन क्वार्टर्स को खाली नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस को साथ लेकर स्टाफ क्वार्टर्स को खाली कराने पहुंचे अस्पताल प्रबंधन को नर्सिंग कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि समझाइश के बाद जर्जर हो चुके इन क्वार्टर्स को खाली कराया गया है। चिकित्सालय प्रबंधन का कहना है कि इन जर्जर क्वार्टर्स को हटाकर 7 करोड़ की लागत से नए 26 क्वार्टर बनाने के लिए राशि स्वीकृत है और यदि समय रहते इस राशि का उपयोग नहीं किया गया तो ये राशि लैप्स हो जाएगी। बहरहाल पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में कड़ी समझाइश के बाद ये नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी क्वार्टर्स खाली करने को राजी हुए और इसके बाद अब 7 करोड़ रुपए की लागत से इन जर्जर क्वार्टर्स के स्थान पर नए 26 क्वार्टर्स बनने की मार्ग प्रशस्त हुआ है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में कोरोना के मरीजों के बढ़ने के साथ जिला प्रशासन एक वजह गंभीरता वहीं अब उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जोधपुर के प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने जोधपुर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बाकायदा जहां जहां कोरोना के मरीज रखे जा रहे हैं और जिन जिन इलाकों में सैंपलिंग का कार्य चल रहा है उसको लेकर मॉनिटरिंग करने के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ घंटों मंथन किया। साथ ही अलग अलग टीमें बनाकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ में कुछ ऐसे नवाचार करने के लिए भी कहा है जिससे कोरोना को लेकर लोगों में घबराहट नहीं हो, बल्कि स्वेच्छा से आगे आकर के वे अपनी जांच करा सके। एक बार फिर नवीन महाजन ने दोहराया कि जितनी अधिक सैंपलिंग और जांच हो रही है उससे कम कोरोना के मरीज बाहर आ रहे हैं और उनको ठीक करके घर भी भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उनके मुकाबले कई अधिक ठीक करके भी जिस तरीके से घर भेजे जा रहे हैं, उसके साथ ही अब लगातार हर गली मोहल्ले से जिस चिकित्सा विभाग की जो टीम जुड़ी है वो भी मॉनिटरिंग करेगी और जो व्यवस्थाएं हैं चाहे क्वारंटाइन को लेकर के और चाहे अस्पतालों को लेकर के या जांच इत्यादि को लेकर के वो और सुदृढ़ कैसे हो सकती है उनको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। जिस तरीके से सर्किट हाउस के अंदर बैठक का आयोजन किया गया, अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने सुझाव भी दिए हैं और कई सुझावों पर अमल करने के साथ में आवश्यक निर्देश भी नवीन महाजन ने दिए हैं। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सवाई माधोपुर से हमारे सहयोगी संदीप गोयल। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में आज एसीबी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने गंगापुर के उदय मोड़ पुलिस थाने में नियुक्त एएसआई ब्रजमोहन पाल को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी के डीएसपी भैरूलाल ने बताया कि गंगापुर निवासी परिवादी अतीश मीणा ने उदय मोड़ पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया था जिसकी जांच एएसआई ब्रजमोहन पाल द्वारा की जा रही थी। मामले में एएसआई ने परिवादी पर जबरन दबाव डालते हुए 2 लाख रुपए में आरोपी पक्ष के साथ राजीनामा करवा दिया। साथ ही खुद के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत राशि के रूप में मांगे गए। परिवादी ने 20,000 रुपए घूसखोर एएसआई को तुरंत दे दिए और इसके बाद एसीबी में शिकायत कर दी।
एसीबी के सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये में सौदा तय हुआ और परिवादी से घूसखोर एएसआई ने 4,000 रुपये ले लिए। शेष रही 6,000 रुपये की रिश्वत राशि को आज परिवादी से लेते हुए एएसआई को एसीबी टीम ने धर दबोचा। रिश्वत लेने के दौरान आरोपी एएसआई ब्रजमोहन पाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया हुआ था और मिनी सचिवालय परिसर में ही परिवादी से रिश्वत राशि ली गई। एसीबी टीम आरोपी को गिरफ्तार कर पास में स्थित कोतवाली थाना परिसर ले गई और ट्रैप की कार्रवाई पूरी की। एसीबी डीएसपी भैरूलाल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान एसीबी के वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार भी मौजूद रहे। थाना क्षेत्र में अपराधों, चोरियों और व्यवहार को लेकर चर्चा में रहने वाली उदय मोड़ थाना पुलिस को आज एसीबी कार्रवाई ने फिर से चर्चा में ला दिया है। एसीबी टीम गिरफ्तार किए गए एएसआई से पूछताछ कर रिश्वत के इस खेल में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। ख्वाजा और ब्रह्मा की नगरी में आज जमकर बरसे मेघ। पवित्र पुष्कर सरोवर में पानी की रही बम्पर आवक, तो वहीं अजमेर की कई निचली बस्तियां हुई जलमग्न। आधा सावन बीतने के बाद आज अजमेर जिले में इंद्रदेव की मेहरबानी जहां भीषण गर्मी से राहत दिलवाने वाली साबित हुई, तो वहीं इस वर्षा ने कई महकमों की पोल भी खोल दी। राहत के रूप में पहली वर्षा पवित्र पुष्कर सरोवर में पानी की बम्पर आवक के रूप में देखी गई, तो वहीं दूसरी ओर ख्वाजा की नगरी अजमेर में इस वर्षा ने नगर निगम और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। पहली अच्छी बारिश के कारण सड़कों को दरिया बना दिया, तो वहीं नालों की सफाई के अभाव में वर्षा का पानी निचली बस्तियों में भरने के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हुई सड़कों के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरगाह इलाके में वर्षा का पानी आज भी पूरे वेग से बहा, जिससे कई वाहन गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए। वर्षा पूर्व नालों की सफाई को लेकर किए गए दावे हुए खोखले साबित, तो वहीं मोटी रकम की गई खर्च बन रही सवाल का विषय। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी का शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।